जब ये देश अंग्रेजों के अंडर परतंत्र था तो थॉमस मॉनरो नाम के एक व्यक्ति ने एक एजुकेशन सर्वे कराया। एक मद्रास सर्वे था, 1822 में हुआ ये, उस समय के भारतवर्ष में। सुनिए जरा उसमें से क्या निकला, और मैं कोट कर रहा हूं इस सर्वे के बारे में 1822 टू 1825, जिसको धर्मपाल हिस्टोरियन ने कोट किया अपनी किताब द ब्यूटीफुल ट्री में। मद्रास सर्वे में शूद्रास वर द majority in schools, 54% to sometimes even over 84% in schools, while Brahmins formed a much smaller share. In fact, वो हायर भी कहां थे? तेलुगु डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थे। ये मद्रास एजुकेशन सर्वे है थॉमस मॉनरो का। सोचने वाली बात है। विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 में, उन्होंने कहा इससे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मैंने देखी नहीं है। मकॉले ने भी एक हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लेटर था उसमें यह बात क्लेम करी। इनफैक्ट जब एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई, उसने कहा यहां का जो कल्चर है, वेद, उपनिषद और यहां पे जो विरासत है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, इसीलिए उसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। तो देखिए, जब अंग्रेज थे तो दो तरह के अंग्रेज थे वहां पर। एक थे जो बहुत फैसिनेटेड थे यहाँ की कला से और यहाँ की नॉलेज से। उनमें से कईयों ने यहाँ की ट्रांसलेशन करके पाइथागोरस थ्योरम और अलग अलग थ्योरम्स और अलग अलग चीजों को पेटेंट भी करवाया। एक ऐसे थे जिनके अंदर एक विध्वंस की भावना थी, जिनका कहना था हमें इनको निचला दिखाना होगा, इनको जात पात में बांटना होगा। अगर हम नहीं बांट पाए तो ये यूनाइटेड होकर खड़े हो जाएंगे, कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह होगा और हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। उसी में अगर मैं बोलूं, उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, इनका एक बड़ा डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड था। और ये जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए वैसे। इनके पिताजी से इनके बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, सब कुछ था। इन्होंने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने कहा कि हिंदूज जो थे, इनकी बड़ी लड़ाई रहती थी उन सबसे जो भारतवर्ष के बारे में अच्छा बोलते थे। इनसे इन्होंने कहा कि भारतवर्ष बहुत ही अनकल्चर्ड है, हिंदूज आर सैवेज, इनको तो तमीज ही नहीं है, इनमें तो कल्चर ही नहीं है। अब कोई इसको बताए जेम्स मिल को कि, और इन्होंने ही कास्ट सिस्टम की पहली बार वो बात करी कि कास्ट थी यहां पर। कास्ट वर्ड स्वयं एक पोर्चुगीज वर्ड है, उसका कहीं कोई लेना देना ही नहीं भारतवर्ष से। भारतवर्ष में जो शब्द होता था वो होता था वर्ण। वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो वो होता है कलर या ट्रेट, यानी फितरत एक तरह से कह सकते हैं। ट्रेट, इनहेरेंट, नॉट इनहेरिटेंस, इनहेरेंट ट्रेट्स जो होती हैं। और हमारे भगवद गीता में एक श्लोक है जो इसको पूरी तरह से समअप करता है। हमारे भगवद गीता में चैप्टर 4 वर्स नंबर 13 में लिखा है, चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। मतलब 4 वर्ण हैं जो गुण और कर्म के आधार पर विभाग करते हैं कार्य का। इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है? मतलब स्पष्ट था कि कुछ होंगे नॉलेज गिवर्स, जैसे कि जिसको हम ब्राह्मण्स कहते हैं, जिनका काम होगा तपस्या करना, नॉलेज देना। उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास लैंड्स नहीं होंगी। कुछ होंगे जो वॉरियर क्लास होगी, जो रूल भी करेगी, जो बॉर्डर्स पे भी जाकर लड़ेगी, प्रोटेक्शन भी देगी, वो होंगे क्षत्रिय। कुछ होंगे जो धन की उत्पत्ति करेंगे, ट्रेडर्स का काम करेंगे, उसमें वैश्य आ गए। और कुछ है जो लोगों को सर्व भी करेंगे। भाई आपको हर तरह के लोग चाहिए ना, नौकरी भी करेंगे। हम सब जितने सुन रहे हैं, अगर इसमें जो नौकरी का पेशा है वो सब शूद्र हैं। और ये सब फ्लेक्सिबल था। कोई शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है नॉलेज के आधार पे, नॉलेज लेकर के। कोई शूद्र राजा तक बन सकता है। इसके इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी थे हमारे पास। सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स तो इस सबके हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि बोलते हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि जी क्या ब्राह्मण पैदा हुए थे? नहीं हुए थे, हमें पता है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, वेद कंपाइल करे, तो क्या वो एक उच्च जाति के थे? अगर मैं बोलूं उच्च नीच तो कुछ था ही नहीं था ऐसा। और कई शूद्र किंगडम्स तक हुई हैं उस टाइम पर। जैसे कि मैं नंदा डायनेस्टी की बात करूं, 4th सेंचुरी में महापद्मा नंदा, हु एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर, वाज ऑफ शूद्र ओरिजिन। काकतीय डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, वो खुद सेल्फ आइडेंटिफाई करते थे शूद्र। विजयनगर एम्पायर में कई लोग थे। तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं था, ये पूरा फ्लूइड था। इट वॉज ऑन द बेसिस, जैसे फिर कहा भगवद गीता में, गुण और कर्म के आधार पर था। आपके जो अंदर गुण हो और कर्म हो। खैर, जेम्स मिल ने
उस टाइम उसको इतना रिफ्यूट नहीं किया गया और उसने फैला दी चीज, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक तरह से हर जगह पहुंच गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, करिकुलम, हर जगह आ गई ये चीज। और जेम्स मिल के इस काम को आगे ले गया मकॉली, और मकॉली ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया और गुरुकुल, जो 7,32,000 गुरुकुल होते थे, उन पे ताला लगाया और अंग्रेजी को ले आया और हमें संस्कृत से काट दिया और हमारी जड़ों से काट दिया। ये एक तरह से एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति थी इनकी। और जेम्स मिल ने तो ये तक बोला, बिकॉज जेम्स मिल जहां से आता है उस समय यूरोप में, एक्चुअली यूरोप में कास्ट होता था, बिकॉज कास्टा वर्ड पोर्चुगीज है। तो वहां पर एक होती थी एरिस्टोक्रेसी, जो कि होते थे राजा महाराजा, और एक होती थी क्लर्जी, और बाकी होते थे कॉमनर्स, पीजेंट्स। इन्होंने उस चीज को इंप्लाई कर दिया भारतवर्ष के ऊपर, और इन्होंने लिखा बाय डिवीजन ऑफ पीपल इनटू कास्ट एंड प्रेजुडिसेस व्हिच डिस्टेबलाइजेस व्यूज ऑफ द ब्राह्मण्स रेस टू सेपरेट देम। इसने पूरा इस पर एक आर्टिकल लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, और ये फैलता गया। किसी ने इससे पूछा नहीं कि ये जो हमें अनसिविलाइज्ड और सैवेज बोल रहा था, यहां पे तो मतलब महिलाओं की भी परंपरा रही है, राज तक किया है महिलाओं ने, रानी चिन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई योद्धा भी रही हैं। तब उस जमाने में इंग्लैंड में विच क्राफ्ट ट्रायल्स होते थे, विचेस घोषित कर करके उनको बर्न तक कर दिया जाता था, कुछ महिलाओं को वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, पर अनसिविलाइज इसने हमें बोल दिया। सोचिए जरा कैसे हमारे साथ लोचा हुआ है उस टाइम पर। ये पूरी एक हिस्ट्री है इनकी। 1542 में कैसे स्टैट्यूट ऑफ हेनरी 11 से पहले तक चल रहा था, एक ऑफेंस बना बाद में, उससे पहले विच ट्रायल्स होते थे इंग्लैंड में। तो इस काम को आगे बढ़ाते गए, और फिर आए हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले ने तो एक कमाल कर दिया बिल्कुल। हर्बर्ट रिस्ले ने कहा हम पहली बार एक कास्ट सर्वे करेंगे, और अपने दिमाग से इन्होंने एक बनाया नेजल इंडेक्स, जिसमें मैक्स मुलर के आइडियाज लेकर आई है। मैक्स मुलर ने हमारे सारे टेक्स्ट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अंग्रेजी में अनुवाद किया, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, जिसको पढ़ करके अंबेडकर जी भड़क गए। अंबेडकर जी ने कभी संस्कृत में नहीं पढ़ी, मनुस्मृति ना आती, उन्होंने मैक्स मुलर का वर्जन पढ़ा संस्कृत में, इंग्लिश में। इस रिस्ले ने क्या किया, एक इंडेक्स बनाया, नेजल इंडेक्स, और कहा यह आर्यन द्रविडियन थ्योरी थी कि हम ही नहीं बाहर से आए हैं, यहां पर भी जो लोग हैं वो आर्यंस थे, यहां तो लोग द्रविडियंस थे। और एक फेक आर्यन द्रविडियन थ्योरी बना करके, शोषण की थ्योरी बना करके इसने दिखा दिया कि जो लोग फेयर स्किन्ड है, जो लोग गोरे हैं, वो बाहर से आए थे, इंडो यूरोपियन ही थे, वो हमारे जैसे थे। भाई इनको इतनी शर्म आने लग गई कि यहाँ इतने एडवांस्ड थ्योरम्स हैं, टिग्नोमेट्री है, टेम्पल्स हैं, हम अभी तक सैवेज हैं। इन्होंने अपने जैसा जोड़ने के लिए कहा ये भी बाहर से ही आए हुए हैं, यहाँ का कोई अपना तो है ही नहीं भारतवर्ष का। एक आइडेंटिटी खत्म करने की साजिश कर दी गई, और इसने पहली बार एक कास्ट सर्वे करके 3,000 कास्ट घोषित कर दी हिंदुओं की। और वो कास्ट बढ़ते बढ़ते आज 5,500 6,000 हो गई। मुझे एक किताब दिखा दो जिसमें कास्ट शब्द हो, मुझे एक किताब दिखा दो जहां 6,000 डिवीजन हो। अपने मन से इन्होंने बनाई, और लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने का एक मौका मिल गया इसके ऊपर। ये ऐसे शुरुआत हुई है इस चीज की। इसके बाद ये आग कभी रुकी नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि क्या कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, पर मैं बता रहा हूं जो प्रमाणित है सारी चीजें। इसके पश्चात अंबेडकर जी पूरी अपनी बात बताते हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या क्या हुआ उनके साथ। अंबेडकर जी के कई स्टेटमेंट्स हैं जहां वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ खड़े रहे एससी। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और मैं एक कोट कर रहा हूं, डॉक्टर बाबा अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 10, पेज 496। Allow me to say, British have a moral responsibility towards the scheduled castes. He says, India was conquered by an army of Indians and the Indians who formed the army were all untouchables. मतलब हमने ब्रिटिश का साथ दिया है भाई। British rule in India would have been impossible if the untouchables had not helped the British to conquer India. अंबेडकर जी was very very clear. अंबेडकर जी एक मसीहा बन के निकले कि भाई हमारे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। एक कांस्टेंट चीज उन्होंने बोली, उनको भारत की आजादी से कम इस चीज से ज्यादा लेना देना था। आप अगर मेरी बात नहीं मानते, मैं आगे और इस पे बात कर सकता हूं, इस पे कभी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं। ये मैं कोट कर रहा हूं। अब अंबेडकर जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो ये ऑल इंडिया रेडियो पे थे और ब्रिटिशर्स को डिफेंड कर रहे थे। इनफैक्ट ये पूरी चीज कवर्ड है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में, जिसमें अंबेडकर जी बताते हैं, मैं थोड़ा पढ़ना भी चाहूंगा इसको। अंबेडकर डिक्लेयर्ड, if Indians were wanting a government which is democratic, which excludes autocracy, you cannot devise a better form of government than the one we have. He said, British में तो human rights हैं पूरी तरह, क्या दिक्कत है इस गवर्नमेंट में? The very fact that under this form
of government. The viceroy had a veto, distinguished it for the better. Ambedkar was broadcasting over radio on behalf of the British. In fact, he further goes on to say कि I am against nationalism. If nationalism means the worship of the ancient past, then I am not for it. Labour cannot accept nationalism. He was all for labor rights. He was all for कि untouchables के साथ बुरा हुआ है. इस सब पे बात कर रहे थे अंबेडकर जी उस टाइम पर. अब जब अंबेडकर जी को कोट करते हैं लोग, तो कभी कभार ये नहीं कोट करते उनका इस्लाम पे क्या व्यू पॉइंट था. उनका इस्लाम पे होता था कि एक मुस्लिम कभी इस देश को अपना मानेगा ही नहीं. सुनिए क्या बोलते थे वो. द बेनिफिट्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड आर कन्फाइंड टू दोज विद इन द कॉर्पोरेशन. फॉर दोज आउटसाइड देयर इज नथिंग बट कंटेम्प्ट एंड एनिमिटी. पर ये कोई नहीं कोट करता इनका इस्लाम के बारे में क्या कहना था, मुस्लिम के बारे में क्या कहना था. अंबेडकर जी के हौसले जब बुलंद होते गए तो इन्होंने कहा मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर द दलित्स. फिर बात हो गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित्स. सोचिए जरा क्या होता, भारत बचता ही ना. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो गया हिंदू अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, उस इलाके में केवल हिंदू ही कैंडिडेट जीतेगा, इस इलाके में मुस्लिम जीतेगा, इस इलाके में शेड्यूल कास्ट जीतेगा. और उनके इस चीज को मोहर लगा दी ब्रिटिशर्स ने. देखिए 1857 के बाद ब्रिटिशर्स बहुत डर गए थे. दो चीजें करी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम. एक कांग्रेस पार्टी बनाई एओयूम के अंडर, जहां इन्होंने कहा हम कांग्रेस से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि फिर से लोग आर्म्स ना ले. कई डॉक्यूमेंटेशन है इस पे. एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी कांग्रेस, एक लॉलीपॉप पकड़ा दी भारत की जनता को. और एक इन्होंने कहा कि अगर जातियों में बंटता है तो बटे. अंबेडकर जी की बात को हाँ में हाँ कर दी इन्होंने कहा बिल्कुल सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. गांधी जी तब अनशन पे बैठे. गांधी जी अनशन पे बैठे, बातचीत हुई, बहुत आगे पीछे होने के बाद थैंक गॉड एक पूना पैक्ट साइन हो गया. पूना पैक्ट जो साइन हुआ उसमें यह हुआ कि सर्टेन सीट्स विल बी रिजर्व्ड, इलेक्टोरल सीट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हुआ, देश के दो हिस्से होने से बच गए. ये इन्होंने बचा लिया उस टाइम पर. अदरवाइज अंबेडकर जी वॉज ऑल सेट कि सेपरेट इलेक्टोरेट करो. क्या बचता फिर इस देश का, आप सोचिए जरा क्या मंशा थी उस टाइम पर. इसके बाद यहां पर चीज रुकी नहीं. अंबेडकर जी ने जब एक बार ये कर दिया, इसके बाद काका केलकर कमेटी आई. लेकिन कास्ट का जहर अब घुल चुका था और एक वोट बैंक की राजनीति हमेशा के लिए अब सेट हो चुकी थी. पर एक बात माननी पड़ेगी, एक मैं कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा. उस टाइम पे इस रिजर्वेशन के ना फेवर में अगर कोई था तो वो नेहरू जी थे. मैं कोट कर रहा हूं जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 26 मई 1949 को इनकी स्पीच थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट से मैं कोट कर रहा हूं. फ्रैंकली आई वुड लाइक द प्रपोजल टू गो फर्दर एंड पुट एन एंड टू सच रिजर्वेशंस as there still might remain. But again, speaking frankly, I realize that in the present state of affairs in India, that would not be a desirable thing to do. That is to say, in regards to the scheduled caste. So, he wanted कि इस समय ना हो. और तो और आपको जान के हैरत होगी कि 27 जून 1961 को नेहरू जी ने एक लेटर लिखा सीएम को. और इस लेटर को कौन कोट करता है आजकल बीजेपी वाले इसको कोट करते हैं कि देखो देखो नेहरू जी अगेंस्ट है रिजर्वेशन के, हम हैं रिजर्वेशन के फेवर में. कैसे पासे पलटे हैं, सोचने वाली बात है. मैं जरा पढ़ रहा हूं 27 जून 1961 का ये नेहरू जी का लेटर. I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate citizens. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. नेहरू जी called them as second-rate citizens. और आज बीजेपी इसको कोट करती है, कहती है देखो देखो नेहरू जी अगेंस्ट थे रिजर्वेशन के. बहुत बढ़िया. इंदिरा गांधी ने बोला था ना जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे. बीपी मंडल अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट देके बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी ने नहीं इंप्लीमेंट करी. और मैं दिखाऊं इसका एक उदाहरण. राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, द नेशनल गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी. इनके बेटे को कोई बुद्धि दे जो आजकल हर जगह जात 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 पूछता रहता है कि तुम्हारी क्या जात है, तुम किस जात के हो. कैसे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है इन लोग की. राजीव गांधी सेड द नेशनल गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी. द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास. इफ आवर गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी देन श्योरली एवरी स्टेप दैट वी मस्ट टेक मस्ट मूव अस टुवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी. एंड ही अपोज्ड कि ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन नहीं होनी चाहिए इंप्लीमेंट. ये था राजीव गांधी का. इसको इंप्लीमेंट किया वीपी सिंह ने बाद में. और दिखाऊं, अब ये अमित शाह जी की जो स्पीच है ये तो लेजेंडरी है. बिकॉज सबसे पहले काका केलकर कमेटी बनी थी 1954 में. नेहरू जी ने उसको ध्यान नहीं दिया बिकॉज वो चाहते नहीं थे. आज अमित शाह नेहरू जी को कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों नहीं उस टाइम रिजर्वेशन किया. सुनिए जरा. आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा
सुनिए। परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। वाह। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना। मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है। सोचिए जरा, फिर इस पर कार्य। आज बीजेपी कह रही है कि नेहरू जी ने क्यों नहीं काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट रखी, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं रखी। और यही बीजेपी थी जो मंडल कमंडल की राजनीति में, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन डाली, रिपोर्ट लागू करी, तो इन्होंने सपोर्ट खींच लिया था वीपी सिंह से और कहा था हम हिंदुत्व के साथ खड़े हुए हैं। और आज कहते हैं अरे जब वीपी सिंह ने रिपोर्ट डाली थी तब तो हम थे इनके सहयोग में। क्या कितना पतन हुआ है बीजेपी का इस मामले पे वोट लेने के लिए और जनरल कैटेगरी को लात मारने के लिए, किस स्तर तक ये गिर गए हैं। इससे पहले इन्होंने लैटरल एंट्री स्क्रैप कर दी। ऐसा इन पे प्रभाव पड़ा है 2024 में, इनको लगा अरे यार हमें दलित वोट नहीं मिला, संविधान खतरे में है वाला कैंपेन चल गया, इन्होंने लैटरल एंट्री स्क्रैप कर दी, इन्होंने कास्ट सेंसस की बात मान ली, फिर तो इन्होंने SC/ST एक्ट को और तगड़ा बना दिया और हमारे बर्बादी की दास्तां यहां तक पहुंच गई कि UGC की गाइडलाइंस तक इश्यू हो गई। इस तरह से एक विक्टिम नैरेटिव बनाया गया और कास्ट में इस देश को बांट दिया और हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गई अपनी राजनीति के सहूलियत के अनुसार। अब एज जनरल कैटेगरी एनीवन हु इज लिस्टिंग, इस समय वो समय है कि बीजेपी को यह बता दिया जाए कि आपको हमने अगर वोट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि आप हमारे काम आ सकते हो, हमारे उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए, एक विकसित भारत का, एक मेरिट का स्थान हो यहां पर, एक आगे बढ़ सके। अगर आप उस मिशन में हमारे काम नहीं आ रहे हो, यू आर डिस्पोजेबल। बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का समय है ये। इस समय हिचक मत लाइएगा। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, बट इस समय नहीं। इस समय अगर जनरल कैटेगरी बेवकूफ बन गई, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग और ये जितने आ रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे कह रहे हैं अरे विश्वास रखिए, ट्रस्ट मी ब्रो, अरे हम तुम पे नहीं ट्रस्ट करते यार, कानून लाओ प्रॉपर। किसान उतर गए सड़कों पे, आपने किसान कानून वापस ले लिए, ये आपकी औकात है। और जनरल कैटेगरी से कह रहे हो अरे हमारे पे ट्रस्ट करो। कौड़ी का ट्रस्ट नहीं हमारे को किसी नेता पे। हिंदुत्व पे चलोगे ट्रस्ट होगा, जनरल कैटेगरी और मेरिट की बात करोगे। शोषण के फेवर में कोई भी नहीं है, पर जब शोषण की बात करते हो ये मत बोलना कि जनरल कैटेगरी और ब्राह्मणों के साथ शोषण नहीं हुआ है। उनके साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। 3 बार इस देश में नरसंहार हुआ है बिल्कुल बिना किसी बात के, और वो सब पंडितों के साथ हुआ है। कश्मीरी पंडित रालिफ गालिफ सालिफ कह के भगाए गए, कश्मीर से मार दिए गए। तमिलनाडु में किस तरह से नरसंहार हुआ है पेरियार और इन सब के द्वारा, हम सबको पता है। गांधी जी की मृत्यु के बाद चित्पावन पंडित कैसे नरसंहार से मारे गए थे, 5000 करीब करीब, पुणे और मुंबई और इस पूरे इलाके के आसपास। क्या ये किसी से छुपा हुआ है? देखिए, जनरल कैटेगरी को ये अच्छा नहीं लगता बात बात पे विद्रोह करना, आंदोलन करना और विक्टिम कार्ड खेलना, बट हमारी खामोशी को आप कमजोरी मत समझे। सरकार से मैं ये कहूंगा चुपचाप इन रेगुलेशंस को वापस कर दो, वरना आपका भी सिंहासन डोल सकता है। कमेंट्स में मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूर तक लेके जाएं ताकि सबको पता हो ये पूरा नैरेटिव पिछले 2 सेंचुरी से कैसे बना है और इस समय क्या असलियत चल रही है। थैंक यू।